बतकही के मंच पर संत रैदास की कविता के बारे में आप सबसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हूँ और आप सबके प्रति आभारी हूँ कि आपने रैदास की कविता पर बातचीत करने के लिए मुझे मौका दिया। मैं पिछले कुछ वर्षों से रैदास की कविता के साथ चल रहा हूँ, तो जब भी रैदास के बारे में बात करनी होती है मुझे खुशी मिलती है। ये अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है कि रैदास बनारस के हैं। बात मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि ये जो बनारस है, ये बनारस में दो बनारस हैं। एक बनारस है जिसमें रैदास हैं, जिसमें कबीर हैं, और एक और बनारस है जिसमें तमाम तरह का ज्ञान है और पांडित्य है। एक तरफ कागज को, शास्त्र को धता बताया गया है, अनुभव को और जीवन को, जीवन से उपजे अनुभव को मूल्यवान बताया गया है। दूसरी ओर एक दूसरा बनारस है जो ज्ञान और पांडित्य का बनारस है। उसमें शास्त्र को ही सब कुछ बताया गया है, शास्त्र ही सब कुछ है। जो शास्त्र से इतर है वह स्वीकार्य नहीं है। तो ये जो शहर बनारस है, ये दो छोरों पर एक साथ जाने कब से जीवन जी रहा है। एक बनारस जो शास्त्र को निरर्थक बताता है, व्यर्थ बताता है, पुराना बताता है, और एक दूसरा बनारस जो शास्त्र को ही सब कुछ बना रहा है, बता रहा है। ये बनारस के जो दो हिस्से हैं, बनारस में जो दो बनारस है, इन दोनों हिस्सों में बहुत फर्क है। इसमें दो तरह के लोग रहते हैं। कभी कभी लगता है कि पता नहीं एक ही बनारस में रहते हुए इन दो तरह के लोगों में कभी कोई देखा देखी होती भी है या नहीं होती है। क्या दोनों बनारस एक दूसरे को अस्वीकार करते हैं? दोनों एक दूसरे को अस्वीकार कर रहे हैं, अस्वीकार ही नहीं, कई बार ऐसा लगता है कि एक बनारस को दूसरे बनारस की खबर ही नहीं है। और फिर भी इस बनारस में ये दोनों बनारस बने हुए हैं। एक जो शास्त्र की परंपरा से बद्ध है, उस शास्त्र की परंपरा के बाहर जाना उसके लिए कुफ्र है। और एक बनारस जो शास्त्रों को जीवन की कसौटी पर कसता है और पाता है कि ये शास्त्र जीवन की व्याख्या करने में नाकाफी हैं। जीवन की व्याख्या करने के लिए, जीवन को उन्मुक्त बनाने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए
शास्त्र नाकाफी हैं, और कभी कभी तो कबीर की को याद करें तो इन शास्त्रों को पूरी तरह व्यर्थ बताता है और खारिज करता है। इन दोनों बनारसों के बीच एक कवि रैदास हैं। रैदास को बनारस कम कम याद करता है। माघी पूर्णिमा पर जब रैदास की जयंती होती है और बड़ा भारी मेला लगता है और देश विदेश से रैदास के अनुयायी आते हैं, तब भी शहर बनारस रैदास को कितना याद करता है, कितना उन्हें महसूस करता है, यह विचार का विषय है। हाँ, रैदास के अनुयायियों की भारी उपस्थिति जो शहर में दिखाई देती है, उस उपस्थिति के नाते शहर रैदास को महसूस करता है। हम लोग बनारस में रह रहे हैं। यहाँ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने वाले, वहाँ आने जाने वाले रोज ही मिल जाते हैं। संकट मोचन जाने वाले रोज मिल जाते हैं। कभी कभी कबीर चौरा जाने वाले लोग भी मिल जाते हैं, पर रैदास मंदिर जाने वाले लोग कम कम मिलते हैं। ये बात मैंने शुरू की है बनारस के सांस्कृतिक भूगोल से, और यह जो बनारस इसलिए की है कि ये जो बनारस का सांस्कृतिक भूगोल है, जिसमें शताब्दियों से दो तरह के बनारस कायम हैं, रैदास के बहाने हम देखेंगे कि इन दोनों बनारस में आवाजाही होती है या नहीं, या आवाजाही अगर होती है तो हमको दिखाई कम पड़ती है। हम आज एक तरह से कहें तो रैदास को मैं इसके लिए बदकही को साधुवाद देना चाहता हूं कि लीक से हटकर याद कर रहे हैं। दो ही मौके होते हैं जब हम रैदास को याद करते हैं, या तो उनकी जयंती पर याद करते हैं, जैसा मैंने चर्चा की कि उनके अनुयायी आते हैं और मेला लगता है, और उस वजह से या तो याद करते हैं या याद करना पड़ता है। इसी तरह कभी कभी चुनाव में हम याद करते हैं, क्योंकि रैदास की एक बड़ी फॉलोइंग है और हमें लगता है कि अगर हम रैदास को चुनाव के मौके पर याद करेंगे तो चुनाव में उसका फायदा मिलेगा। तो इसीलिए मैंने बदकही को धन्यवाद दिया कि इस समय न तो कोई चुनाव है और न ही जयंती है, तो दोनों से अलग हट करके हम आज रैदास को याद कर रहे हैं। मैं बनारस में मौजूद दो बनारस की बात कर रहा था, तो मेरे ध्यान में केदारनाथ सिंह की बनारस कविता थी, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो पुराना शहर है बनारस, यह अपनी एक टांग पर खड़ा है
दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर ऐसा है भी तो एक टांग को दूसरी टांग की खबर होनी चाहिए। अगर खबर नहीं होगी तो चलना मुश्किल हो जाएगा। बात केवल बनारस शहर की नहीं है, बात उस हिंदी साहित्य की भी है जिसके कवि रैदास हैं। केवल कवि नहीं है, रैदास हिंदी की थाती हैं, हिंदी के गौरव हैं। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का जो, चाहे उसकी एक अकादमिक चर्चा हो, चाहे साहित्यिक चर्चा हो, रैदास को कम कम याद किया जाता है। रैदास, क्या ऐसा इसलिए है कि रैदास अंत्येष्ट थे? क्या ऐसा इसलिए है कि रैदास श्रम को प्रतिष्ठा देने वाले कवि थे? एक ऐसे समाज में जिसमें शारीरिक श्रम को, कौशल को हीन दर्जा मिला हुआ है, उस श्रम को, उस कौशल को प्रतिष्ठा देने वाले कवि हैं। और जब उस श्रम को प्रतिष्ठा दे रहे हैं तो जो एक बना बनाया मानक है, एक बनी बनाई जो एक सामाजिक संरचना है, एक बना बनाया जो श्रेष्ठता क्रम है, कहीं न कहीं रैदास उस श्रेष्ठता क्रम को चुनौती देते हैं। तो उस चुनौती देने की वजह से एक असल में औसत हमारा जो दिमाग है वह यथास्थितिवादी होता है। और यथास्थितिवाद की एक सुविधा ये है कि जिन लोगों को यथास्थिति में, जो बेहतर स्थिति में हैं, जाहिर है कि वो यथास्थिति को महिमा मंडित करते रहेंगे, उसे चुनौती नहीं देंगे। और जो यथास्थिति से जो शापित हैं, जो यथास्थिति जिनका शोषण कर रही है, उन्हें भी जैसे यथास्थिति का एक अभ्यास रहता है और जाने हुए रास्ते पर चलते हुए वे सुकून का अनुभव करते हैं, तो क्या रैदास को कम कम याद करने की वजह उनके द्वारा रैदास को कम कम याद करने की वजह उनके द्वारा जो एक सामाजिक श्रेष्ठता क्रम है, उस श्रेष्ठता क्रम को की बुनियाद को हिलाने की जो एक क्षमता है उनकी कविता में, ये वजह है? तो तमाम सारी वजहें हैं जिस वजह से हम रैदास को कम कम याद करते हैं। लेकिन उन्हीं वजहों की वजह से जो रैदास सामाजिक श्रेष्ठता क्रम को जो चुनौती देते हैं, जो यथा स्थिति को हिलाते हैं और झकझोरते हैं, उस हिलाने और झकझोरने की वजह से हम रैदास को याद भी कर रहे हैं। जो उनकी एक लंबी फॉलोइंग है, जो उनके अनुयायियों की एक भारी संख्या है,
वह भारी संख्या इसीलिए है कि रैदास हमारे कठिन बीहड़ सामाजिक जीवन की यथा स्थिति को झकझोरते हैं और हिलाते हैं। रैदास को संत के रूप में याद करना फिर भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन उनकी कविताई के नाते उनको याद करने में कठिनाई होती है। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोग बिना किसी इस तरह के तात्कालिक दबाव के रैदास को याद करने बैठे हैं। मित्रों, बार बार मेरे मन में कबीर का एक दोहा सवाल खड़ा करता रहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। जो अपना घर जलाए वो हमारे साथ चले। तो एक सवाल मेरे मन में आता था कि आखिर कबीर क्यों घर जलाने की बात करते हैं और घर जलाने के बाद वो अपने साथ ले जाने की बात करते हैं और कहाँ ले जाने की बात करते हैं। क्योंकि 600 वर्ष बाद भी अगर कबीर के पीछे चलने के लिए लोग तैयार हैं तो जरूर कबीर किसी ऐसी जगह पर ले जाते होंगे जो जगह खूबसूरत होगी, जो आकर्षक होगी, जहां जा करके हमको अच्छा लगता होगा। इस प्रश्न का उत्तर मुझे रैदास की कविता में मिला, बहुत बाद में। ये अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि रैदास और कबीर समकालीन हैं। दोनों इसी बनारस के रहवासी, दोनों लगभग एक समय में रहे, दोनों ने लगभग एक तरह की जीवन पद्धति, एक तरह की जीवन शैली प्रस्तावित की। दोनों ने अपने ढंग से जो बाह्याडंबर थे, जो कर्मकांड थे, उनको खारिज किया और जीवन को उसकी तथता में स्वीकार करने का प्रस्ताव किया। तो कबीर की वाणी में हमको थोड़ा आक्रोश दिखाई पड़ता है, थोड़ी उग्रता दिखाई पड़ती है। कबीर की वाणी में हमको थोड़ा आक्रोश दिखाई पड़ता है, थोड़ी उग्रता दिखाई पड़ती है। रैदास में एक खास तरह की विनम्रता दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर आप ध्यान से कबीर की कविता को और रैदास की कविता को पढ़ें तो दोनों के भीतर एक साझेदारी हमको दिखाई पड़ती है। मैं जिस रैदास की जिस कविता को पढ़ करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला, मैं वह कविता आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं। रैदास का एक पद है, गुरु ग्रंथ साहब में संत कबीर रैदास के 41 पद दिए हुए हैं। उनमें एक पद है, दुख अंदोह बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंदोह नहीं ते ठाऊं, ना तस्बीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जमाल, अब मोहि खूब वतन गह पाई,
वहां खैर सदा मेरे भाई, कायम दाइम सदा पातशाही, दोम न सोम एक सो आही, आबा दान सदा मशहूर, उहाँ गनी बसहि मामूर, त्यू त्यू सैल करहि जीव भावे, महरम महल न को अटकावे, कह रैदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। ये पद है रैदास का, जो हमें इस बात का उत्तर देता है कि कबीर जब घर जला करके और पहुंचने की बात करते हैं तो कहां पहुंचने की बात करते हैं। इसको सरल हिंदी में एक बार मैं आपके सामने रख दूं, फिर आगे की चर्चा करूंगा। शहर का नाम बेगमपुर है। बेगमपुर यानी ऐसा शहर जिसमें किसी तरह का कोई गम न हो, जहां दुख और चिंता के लिए कोई जगह नहीं है। न वहां माल है, न कर देने की सोच, न वहां खौफ है, न भूल या गिरने का डर। अब मैंने खूब अच्छा वतन ढूंढ लिया है मेरे भाई, वहां हमेशा सुख शांति है। वहां की जो बादशाहत है वो स्थिर रहने वाली है। वहां कोई दूसरा और तीसरा नहीं है, सब एक समान है, सब बराबर हैं। वह शहर हमेशा आबाद रहता है और इस बात के लिए मशहूर है कि वहां आबोदाना यानी जीवन के लिए जो जरूरी संसाधन हैं वो सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। वहां के जो निवासी हैं सभी संपन्न हैं, किसी को किसी तरह की कमी नहीं है, किसी पर किसी तरह का रोक टोक नहीं है। जैसे भी जिसका मन जहां जाने का हो वहां जा सकता है, वो जहां चाहे जा सकता है, घूम सकता है, कोई उसे रोकने और टोकने वाला नहीं है। सभी बंधनों से मुक्त रैदास कहते हैं कि यह जो हमारा शहर है बेगमपुर, इस शहर का जो निवासी है वही हमारा मित्र है। आप ध्यान से देखें तो इस पद में रैदास क्या कहते हैं। इस पद में रैदास एक तो बिना कहे हमको ये बताते हैं कि ये जो मौजूद दुनिया है हमारे सामने, हमारे जगत का जो यथार्थ है, वह यथार्थ हमारे जीवन की, हमारे समक्ष जो सच्चाई है समाज की, वह सच्चाई, उस सच्चाई में एक खोट है, उसमें एक तरह की गैर बराबरी है, उसमें एक तरह की ज्यादती है, उसमें जबरदस्ती टैक्स वसूला जा रहा है, उसमें भेदभाव किया जा रहा है, उसमें लोगों के आपसी संबंध बराबरी के नहीं हैं, उसमें कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। तो यह जो दुनिया हमारे सामने उपलब्ध है, ये जो दुनिया के नियम कायदे हमारे सामने हैं, वो दुनिया अच्छी दुनिया नहीं है। इसलिए रैदास एक ऐसी दुनिया का पता देते हैं, एक ऐसे शहर का पता देते हैं जिसमें हर तरह की संपन्नता है, हर तरह का सुख है, आपसी प्रेम है, सद्भाव है, किसी तरह की रोक टोक और किसी तरह का भेदभाव नहीं है।
तो हमारे सामने जो यथार्थ है, उस यथार्थ के बरक्स एक स्वप्न की दुनिया रैदास हमारे सामने रचते हैं, यानी एक दूसरी दुनिया का नक्शा प्रस्तावित करते हैं कि अगर दुनिया का रंग ढंग इस तरह का हो जैसा हम बता रहे हैं तो दुनिया थोड़ी बेहतर हो जाएगी। मित्रों, थोड़ी देर ठहर कर इस कविता के बारे में विचार करें। आखिर कवि क्या करता है? कवि के पास ले दे करके उसके शब्द हैं, उसकी कल्पनाएं हैं, उसकी धारणाएं हैं। अपनी कल्पना से, अपने शब्दों से, अपनी धारणाओं से वह जो यथा स्थिति की जो विसंगतियां हैं, कभी सचेत तौर पर कह करके उन विसंगतियों पर उंगली रखता है, जैसा कबीर करते हैं, और कभी उस विसंगतिपूर्ण सामाजिक संरचना के वरक्स एक आदर्श सामाजिक संकल्पना हमारे सामने रख देता है, और उस आदर्श सामाजिक संकल्पना के आईने में जो वर्तमान है, जो यथार्थ है, जो यथास्थिति है, उसका विद्रूप चेहरा हमको दिखाई पड़ता है। कबीर का रास्ता ये था कि वो विसंगतियों पर उंगली भी रखते हैं और एक वैकल्पिक समाज का आईना भी हमारे सामने रखते हैं। रैदास विसंगतियों पर, जैसे ऐसा लगता है कि कबीर और रैदास में एक समझौता हो गया था, और कबीर के जिम्मे ये था कि वो विसंगतियों पर उंगली रखें, और रैदास के जिम्मे ये था कि वो जो नए समाज का सपना बुन रहे हैं, जो एक नए तरह की सामाजिक संरचना का प्रस्ताव कर रहे हैं, एक वैकल्पिक समाज का जो आईना बना रहे हैं, उस आईना को गढ़ने की जिम्मेदारी जैसे रैदास के सामने हो, तो ये जो रैदास का बेगमपुर है, वह बेगमपुर अपने समय के समाज के लिए एक आईने का काम करता है, उसे आईना दिखाता है, और जितने भी स्तर के भेदभाव हैं, जितने भी तरह की विसंगतियां हैं, इस छोटी सी कविता में रैदास उन सारी बातों को बहुत खूबसूरती से पिरोते हैं। एक ऐसा समाज जो न्याय संगत हो, एक ऐसा समाज जिसमें गैर बराबरी न हो, सब बराबर हों। कविता यही करती है, कवि का काम यही है कि वह एक वैकल्पिक, और खास तौर से हमारी जो भक्तिकाल की कविता है, भक्तिकाल की कविता जिसको हम कहते हैं कि ये हिंदी कविता का स्वर्णयुग है, तो भक्तिकाल की कविता की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह एक वैकल्पिक समाज की प्रस्तावना करती है, जिस वैकल्पिक समाज में दुख नहीं होगा, वैमनस्य नहीं होगा, घृणा नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, और इन सब के बरक्स
दो मूल मंत्र दिए हैं रैदास ने अपनी कविता में विशेष रूप से, और भक्ति कविता ने सामान्य रूप से, और वह चीज है प्रेम और श्रम। ये जो बेगमपुर रैदास का है, आप देखेंगे तो कबीर के यहाँ भी उस बेगमपुर की अनुगूंज आपको सुनाई देती है, जिसमें कबीर कहते हैं कि अवधू बेगम देश हमारा, राजा रंक फकीर बादशाह, सबसे कहो पुकारा, जो तुम चाहो परम पद को, बसी हो देश हमारा। जो तुम आए झीने होके, तज दो मन की बारा, ऐसी रहन रहो रे प्यारे, सहजे उतर जाओ पारा। धरन आकाश गगन कछु नाही, नहीं चंद नहीं तारा, सत्य धर्म की है महताबें, साहब के दरबारा। कहे कबीर सुनो हो प्यारे, सत्य धर्म है सारा। तो रैदास के यहाँ भी, कबीर के यहाँ भी वह बेगम देश दिखाई पड़ता है। एक ऐसा देश दिखाई पड़ता है जिसमें हमारी समय के और हमारे समाज की मुझे जो हिंदी की या भारत की जनपदीय कविता के जो सबसे बड़े अग्रदूत हैं गोरखनाथ, उनकी कविता में भी एक किस तरह की यूटोपिया रचने वाली कुछ पंक्तियां हमको दिखाई पड़ती हैं, मिलती हैं। चाल्यो रे पांचों भाईला, तेड़े बन जाइला, जहां दुख सुख नाव न जानिए। ऐसी जगह चलने की बात गोरखनाथ भी करते हैं जहां दुख और सुख नहीं है। और उसमें जो रूपक दिया है गोरखनाथ ने कि एक ऐसी दुनिया हमको मिली हुई है जिसमें खेती करें तो खेती पानी के बिना सूख जाती है, व्यापार करें तो पूंजी ही टूट जाती है, उसके डूब जाने का डर है। स्त्री करें तो गृहस्थी चलने का उपाय नहीं है। अनेक तरह के कलह हैं, अनेक तरह के स्वार्थ हैं, अनेक तरह के विषधर हैं। तो वृक्षों में फल नहीं है, नगर में जाने पर भिक्षा नहीं मिल रही है। बनखंड जाऊं तो वृक्ष न फलना, नगरी में जाऊं तो भिक्षा न मिलना। तो एक ऐसा समाज है, एक ऐसी स्थिति है कि वृक्षों में फल नहीं है, नगर में भिक्षा नहीं मिल रही है। तब गोरखनाथ ऐसे वन की ओर ले जाने का प्रस्ताव करते हैं, एक ऐसे वैकल्पिक समाज का सपना हमको दिखाते हैं जहां दुख और सुख जैसी चीजें नहीं हैं, दोनों से ऊपर उठाकर। मैं कहना ये चाहता हूं कि रैदास ने जो बेगमपुर का प्रस्ताव किया, वह प्रस्ताव यथार्थ जो था, यथार्थ जो यथास्थिति हमारी थी, उसकी जो विसंगतियां थीं, उसके बरक से एक वैकल्पिक समाज का सपना। और उस सपने की जड़ें आप देखिए कि कबीर के यहां भी वह सपना है, उसके कुछ बिंदु, कुछ सूत्र गोरखनाथ के यहां मिलते हैं। तो ये जो बेगम देश की कल्पना करते हैं कबीर या रैदास या गोरखनाथ, वो मैं जो कह रहा था कि बनारस में दो तरह के बनारस हैं। एक बनारस जो पांडित्य पर टिका हुआ है, जो शास्त्र पर टिका हुआ है, जो शास्त्रों में जो कहा गया है उसमें कोई संशोधन की जरूरत उसको नहीं लगती।
शास्त्र की कथनी उसे जस का तस स्वीकार है, सामाजिक संरचना में जैसी है उसी रूप में उसे स्वीकार है। और एक दूसरा बनारस है जो शास्त्र को खारिज कर रहा है, जिसे सामाजिक संरचना का मौजूदा स्वरूप हर पल साल रहा है, दुखी कर रहा है। ये फर्क क्यों है? और कबीर की कविता में या गोरखनाथ की कविता में या रैदास की कविता में ये जो वैकल्पिक समाज बार बार दिखाई पड़ता है, एक ऐसा समाज जिसमें किसी तरह का स्तरीकरण नहीं है, किसी तरह का ऊंच नीच नहीं है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है, तो क्या इन दोनों तरह की दृष्टियों में कहीं कोई संगति हो सकती है? मैंने शुरू में ये बात कही थी कि हमें देखना चाहिए कि इन दोनों तरह की संरचनाओं में क्या कोई आवाजाही है। मित्रों, आवाजाही है। इस आवाजाही का एक उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बनारस के ही एक और कवि का, वो बनारस के कवि मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने अपना सर्वोत्तम बनारस में रह के किया, जन्म कहीं हुआ हो। आप समझ गए होंगे कि मैं तुलसीदास की बात कर रहा हूं। तुलसीदास ने भी हमें एक वैकल्पिक समाज का सपना दिया, राम राज्य की कल्पना की हम बहुत प्रशंसा करते हैं। और आप देखेंगे तो हिंदी में कई दर्जन किताबें तुलसी के राम राज्य की कल्पना की अभ्यर्थना में लिखी हुई मिल जाएंगी, और बिल्कुल लिखी जानी चाहिए, और वो एक बहुत ही मूल्यवान बात है। लेकिन इस विसंगति की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि एक यूटोपिया देने वाला कवि तुलसीदास, जिसकी हम इतनी चर्चा करते हैं, और अगर कभी आप समय निकालें और समय निकालकर रैदास के बेगमपुर और तुलसी के रामराज्य की कल्पना, जिसका कि हमने भरपूर महिमा मंडन किया है और ठीक है, लेकिन दोनों को अगर आप आमने सामने रखकर पढ़ेंगे तो पाएंगे कि दोनों में एक आवाजाही है, दोनों में एक अंतर सूत्रता है, दोनों में एक संबंध है। रैदास के बेगमपुर में भी दुख नहीं है, अंदोह नहीं है। तुलसी के राम राज्य में भी दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो किसी तरह का ताप नहीं है, दुख नहीं है, दुख की जगह नहीं है। कहना मैं ये चाह रहा हूं, आप सबको ये तथ्य मालूम है कि कबीर और रैदास का समय और तुलसीदास का समय, पहले रैदास हुए हैं, कबीर हुए हैं, उसके लगभग 100 वर्ष बाद तुलसी आते हैं। इसी शहर के हैं, इसी शहर में तीनों कवि अपनी कविता या अपनी बानी के साथ उपस्थित हैं।
और जो समानता आपको रैदास के बेगमपुर और तुलसी के राम राज्य में दिखाई पड़ती है, उसमें अगर इस नतीजे पर हम पहुंचें कि राम राज्य की जो परिकल्पना तुलसीदास की है, जिसके हम इतने मुरीद हैं और जिसकी महिमा बखानने में हमने दर्जनों पोथियां लिखी हुई हैं, उस यूटोपिया का, उस परिकल्पना का जो मूल बिंदु है वह रैदास की कविता से होकर निकलता है। तब सवाल उठता है कि आखिर क्यों हम तुलसी की जय जयकार करते हैं, तुलसी की महिमा का गान करते हैं, और जिस वजह से करते हैं उसमें सबसे बड़ी वजह राम राज्य की कल्पना है। राम राज्य की कल्पना की जो यूटोपिया है, तुलसी की जो महिमा है, उस महिमा के मूल में बड़ा योगदान इस परिकल्पना का है, जिस परिकल्पना का संबंध रैदास की कविता से है। फिर क्या वजह है कि हम तुलसी के राम राज्य की कल्पना को बहुत खूबसूरत कविता मानते हैं, उसके महत्व पर की चर्चा करते हैं, लेकिन बेगमपुर की चर्चा नहीं करते हैं? कविता के रूप में भी उस पर जब बात करनी होती है तो हम बात नहीं करते हैं। क्या वजह है? आप जब दोनों के पाठ को सामने रख करके देखेंगे तो वो फर्क समझ में आएगा। बेगमपुर में और राम राज्य की कल्पना में सिर्फ एक जगह फर्क है, जहां बेगमपुर में सबके लिए एक धर्म है, जिसे कबीर सत्य धर्म कहते हैं, जहां न कोई अव्वल है, न कोई दोयम है, न कोई तेयम है। राम राज्य की कल्पना में एक छोटा सा फर्क आ गया है। उसमें एक लाइन तुलसीदास जी कहते हैं कि सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, और जब सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, उसकी व्याख्या भी उस राम राज्य की कल्पना में दी गई है। यानी जो एक सामाजिक संरचना में जो ऊंच नीच का भेदभाव है, जो वर्ण क्रम है, उस वर्ण क्रम के हिसाब से सबके धर्म है और सब अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, जबकि बेगमपुर में सत्य धर्म है। ये एक जो बारीक सा फर्क दोनों में है, ये इस फर्क ने कहीं कहीं इसकी वजह से तो ऐसा नहीं है कि हम बेगमपुर की चर्चा कम करते हैं, क्योंकि बेगमपुर की चर्चा करेंगे तो ये जो हमने पदानुक्रम बना रखा है, वर्णों के, जातियों के, धर्मों के, पदों के, ऐश्वर्य के, धन के, दौलत के, मठ के, मंदिर के, मस्जिद के, तमाम जो हमने पदानुक्रम बना रखे हैं, स्तरीकरण बना रखा है,
ऊंच नीच के भेद बना रखे हैं, उन भेदों की गुंजाइश बेगमपुर में नहीं रह जाती। और जब उन भेदों की गुंजाइश नहीं रह जाती, तब सभी लोग आपस में प्रेम और सद्भाव के साथ रह सकते हैं। लेकिन राम राज्य की कल्पना तक आते आते बाकी सारी चीजें स्वीकार हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं है, सब आपस में प्रेम कर रहे हैं, सब अपनी मर्यादा का पालन कर रहे हैं, ये सब ठीक है। लेकिन वो जो पदानुक्रम है वह जैसे का तैसा है, और वह जब जैसे का तैसा रहेगा तो समाज की जो यथास्थिति है कमोबेश वह यथास्थिति बनी रहेगी। तो यथास्थिति, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कुछ लोग जो यथास्थिति में सुखी हैं, जाहिर है वे यथास्थिति की पैरवी करेंगे और यथास्थिति को बनाए रखना चाहेंगे। तो रैदास की कविता पर जो हम कम कम ध्यान देते हैं, उसकी मूल वजह शायद कहीं यह है, या जैसे कबीर को लेकर के हम सशंकित रहते हैं कि ये आदमी पोथियों को हटाने की बात कर रहा है, ये आदमी घर को जलाने की बात कर रहा है, ये आदमी सबको बराबरी देने की बात कर रहा है। उसी तरह की एक शंका, उसी तरह का एक डर रैदास की कविता भी कुछ लोगों के हृदय में पैदा करती है, क्योंकि उन्हें यह जो बराबरी है, और मजे की बात यह है कि यह बराबरी कहीं दूर देश से नहीं आई है। इस बराबरी के सूत्र हमारे अपने चिंतन में मौजूद है। स्वयं तुलसीदास कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जग पानी। तो अगर संसार के सभी लोग सिया और राम जैसे हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों, फिर ये ऊंच नीच क्यों, फिर ये छोटा बड़ा क्यों? तो इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि रैदास और तुलसीदास को, कबीर और तुलसीदास को जो एक काशी के एक रहवासी हैं जो शास्त्रों को लेके पड़े हुए हैं, काशी के दूसरे रहवासी हैं जो शास्त्रों को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं, हमको इन दोनों परंपराओं को साथ रख करके देखना होगा, और देखना होगा कि इनमें कहां संगति बैठ सकती है। किसकी कविता का परिसर ज्यादा उदात्त है, किसकी कविता का परिसर ज्यादा समावेशी है, किसकी कविता का परिसर ज्यादा मानवीय है। तो हम अगर कविता के परिसर को उदात्त बनाना चाहते हैं, मानवीय बनाना चाहते हैं, न्याय संगत बनाना चाहते हैं, तो रैदास की आवाज को हमें सुनना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है
कि रैदास की आवाज पूरी तरह अनसुनी रही है। एक खास बात मेरी, इससे कोई गलतफहमी न हो, एक बड़ा वर्ग रैदास के अनुयायियों का है, लेकिन वे जो साहित्य के झंडा बरदार हैं, वे जो संस्कृति के झंडा बरदार हैं, वे कितना रैदास से सीखने को तैयार हैं। हमारी परंपरा के एक बड़े कवि ने, एक बड़े आधुनिक कवि ने रैदास के महत्व को समझा और एक पूरी कविता रैदास पर लिखी है। मित्रों, अगर हमें कविता, समाज, साहित्य, संस्कृति के परिसर को उदात्त बनाना है, तो रैदास जैसे कवियों के साथ संवाद करके ही, उन्हें समझकर ही हम एक अपने जीवन का एक उदात्त परिसर निर्मित कर सकते हैं। और अगर हम रैदास को अपने पाठ्यक्रमों से बाहर रखेंगे, अपनी पाठ्यचर्या से बाहर रखेंगे, अपनी जीवनचर्या से बाहर रखेंगे, तो हम एक संकीर्ण और संकुचित, एक अन्यायपूर्ण समाज के ही बासिंदे होंगे। रैदास की कविता, बहुत सारी कविताएं हैं, मैं थोड़ी देर में मौका रहा तो उनकी भी चर्चा करूंगा। तो एक न्याय संगत दुनिया बनाने के लिए, एक उदात्त दुनिया बनाने के लिए हमें रैदास से और रैदास की जो बेगमपुर की अवधारणा है, उस अवधारणा से संवाद करना होगा और अपने जो पूरी सांस्कृतिक मानसिक जो हमारी बनावट है, उस बनावट के धागे कुछ, उसमें कुछ गड़बड़ धागे हैं, उन धागों को दुरुस्त करना होगा। मैं आज की बातचीत के अंत में मैंने कहा था कि हमारी परंपरा के एक बड़े कवि ने रैदास की इस महिमा को समझा और एक कविता लिखी। मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर रहा हूं। निराला की जो कविता है रैदास के प्रति, उस कविता से अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ज्ञान के आकार मुनीश्वर थे परम, धर्म के ध्वज हुए उनमें अन्यतम। पूज्य अग्रज भक्त कवियों के प्रखर, कल्पना की किरण नीरज पर सुघर। पड़ी ज्यों अंगड़ाइयां लेकर खड़ी, हो गई कविता की शुभ घड़ी। जात की देखा सभी ने मीच कर दृग, तुम्हें श्रद्धा सलिल से सींच कर। रानियां और ओध की घेरी हुई, बाणियां ज्यों बनी जब चेरी हुई। छुआ पारस भी नहीं तुमने, रहे कर्म के अभ्यास में। अविरत बहे ज्ञान गंगा में समुज्वल चर्मकार, चरण छूकर कर रहा मैं नमस्कार। जैसे रैदास का पूरा जीवन और रैदास की पूरी वाणी को निराला ने अपनी इस कविता में एक कुंजी के रूप में हमारे सामने रख दिया है। छुआ पारस भी नहीं तुमने, रहे कर्म के अभ्यास में। एक रैदास के जीवन को लेकर के एक किंवदंती है, प्रसंगवश मैं उस किंवदंती की चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार
भगवान को पता चला कि हमारा इतना बड़ा भक्त रैदास जूते सिलता है। तो ये किंवदंती है, लेकिन किंवदंती का भी अपना एक खास अर्थ है। तो जूते सिलता है, तो ये हुआ कि उनका दुख दूर किया जाए, तो ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान रैदास की कुटिया में पहुंचे और रैदास से कहा कि ये मैं तुम्हारे लिए पारस पत्थर लाया हूं। आप जानते हैं कि पारस पत्थर लोहा को छू दे तो सोना हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, हमने कभी देखा नहीं है। तो रैदास अपना जूता सिल रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप लाए हैं, तो वहीं जो जिस झोपड़ी में बैठे थे, कहा कि उसकी छान में इसको रख दीजिए। तो भगवान वहीं पारस पत्थर खूंस करके चले गए। भगवान को लगा कि 12 वर्ष बाद भगवान को लगा कि जरा रैदास का हाल देखें। अब तो उसके पास महल अटारी हो गई होगी और पारस पत्थर की मदद से उसने तमाम सारा सोना तैयार कर लिया होगा। वो पुनः रैदास की झोपड़ी में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि रैदास जस का तस जूता सी रहे हैं। भगवान ने पूछा कि उस पारस पत्थर का क्या किया आपने? रैदास ने कहा कि जहां आप रख के गए थे देखिए वहीं होगा। तो भगवान ने देखा कि पारस पत्थर जस का तस है। तो अचरज से वो रैदास की ओर देखने लगे कि भाई कैसा आदमी है जिसने पारस पत्थर, जिसकी तलाश में पूरी दुनिया पागल हुई पड़ी है, ये मैं इसको दे के आया। और ये तो रैदास समझ गए। उन्होंने अपने माथे से जो पसीना था उस पसीने को पोंछा और जिस रापी पर काम कर रहे थे उस रापी में पसीना लगाया और वो पूरी की पूरी रापी सोने में बदल गई। फिर उस सोने को उठा करके जो बगल में कुआं था उसमें रैदास ने फेंक दिया। अब निराला की यह पंक्ति, छुआ पारस भी नहीं तुमने रहे कर्म के अभ्यास में। तो ये जो पारस पत्थर है वो कल्पना कुसुम हो सकता है, जीवन का यथार्थ नहीं है। जीवन का यथार्थ यह है कि हमारा जो मानवीय श्रम है वह श्रम ही लोहे को सोना बना सकता है। इस जीवन को सुंदर बनाने की क्षमता उस श्रम में है। जिस श्रम को हमारी सामाजिक संरचना जो जितना ही जरूरी श्रम करता है उसे उतना ही हीन और हीनतर समझा जाता है। इसीलिए रैदास एक श्रमजीवी साधुता की अपनी कविता में पुरजोर वकालत करते हैं और मानवीय श्रम में ही मनुष्यता की मुक्ति का प्रस्ताव करते हैं। ऐसे कवि को याद करना, बिना जन्मदिन के भी याद करना, बिना चुनाव के भी याद करना बेहद जरूरी है। जरूरी है रैदास को याद करना अगर आप एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं। आपने हमारी बातों को इतने ध्यान से सुना, रैदास जैसे संत कवि के बारे में चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिए आप सबके प्रति आभार। यदि कोई प्रश्न हो तो मैं उन प्रश्नों के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो लगता है कि कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए मैं आप सबको
एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। और अगर प्रश्न कुछ होंगे भी तो सबसे ज़रूरी है कि प्रश्नों के उत्तर हम खुद ढूंढें। खुद हम ढूंढेंगे तो प्रश्नों के वास्तविक उत्तर हमारे आसपास मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।